नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसकी आज की ये है 16वीं क्लास, जिसमें हम आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे जंतु जगत का पार्ट 1। इस पार्ट में हम देखेंगे जंतु जगत का विभाजन किस तरीके से किया, उसका विभाजन करने के लिए कौन कौन से सब क्लासेस बनाए गए, उन सारी चीजों के बारे में हम डिटेलिंग में इस क्लास में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम्स में। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्लांट किंगडम का पूरा पार्ट पढ़ा चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुका हूँ। अगर अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को उसके लिंक दे देता हूँ, जिस पर जाकर आप आसानी से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब इस एनिमल किंगडम को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है या एनिमल किंगडम से रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जहां से हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। यानी इसके तहत एनिमल किंगडम जंतु जगत होता क्या है, तो इसके तहत ऐसे जीव आते हैं जो अधिकांशतः पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये बात याद रखना है, जंतु और पादप में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जंतु का मतलब क्या होता है कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं जंतु जगत में रखते हैं, और जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उन्हें पादप जगत, जो कि मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब इन जंतुओं में मुख्य रूप से उनके पाए जाने वाले कशेरुक दंड यानी वर्टिबर कॉलम के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए मतलब किस तरह से कशेरुक दंड का मतलब क्या है। कशेरुक दंड का मतलब ये होता है कि रीढ़ की हड्डी जो पीछे होता है ना, यानी बैकबोन भी जिसे कहा जाता है, तो कशेरुक दंड को एक और नाम बैकबोन से भी जाना जाता है या इसे ही रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ओके, तो रीढ़ की हड्डी यानी ऐसे हमने सबसे बेसिकली अगर हम देखें तो जंतुओं को हम दो ही हिस्सों में बांट सकते हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और ऐसे जानवर या ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए तो कौन कौन से वो जीव हैं, कौन कौन से वो हिस्से हमको देखने को मिलेंगे, तो वो हिस्से हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों को कौन सा जीव देखने को मिलेगा, जिसे हम कह रहे हैं अकशेरुकी यानी नॉन वर्टिबल या नॉन कॉर्डेटा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी या बैकबोन प्रेजेंट नहीं होगी। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि बैकबोन इसके अंदर क्या होगा, नहीं होगी। दूसरे हिस्से में क्या आ जाएगा, देखिए अब इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे ये आप ऑक्टोपस, सभी लोग इस जीव से भली भांति परिचित हो गए। ये ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाला जीव है। अब जिसके अंदर कोई भी, या हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, यह मुख्यतः मांसपेशियों से बना हुआ होता है। अब दूसरा अगर हम कशेरुकी जानवरों की बात करते हैं या कशेरुकी जंतुओं की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेटा समूह की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐसे जीवों को हम पढ़ेंगे जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो देखें जैसे ये एक क्या है कि एक बंदर का कंकाल है, तो बंदर के कंकाल के अंदर आप ये देख सकते हो कि ये पीछे ये वाला हिस्सा क्या है, इसे ही बैकबोन कहा जाता है या इसे ही रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, अब ये रीढ़ की हड्डियां क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि इनकी संख्या या संरचना थोड़ी सी क्या हो कि जीवों में अलग अलग हो, लेकिन बेसिकली क्या होता है ये जरूर होती होगी। अब ध्यान से देखते जाइएगा, इस बैकबोन का और दूसरा महत्व भी क्या है, क्योंकि क्या है कि ऐसे जीवों के पास ये जो मस्तिष्क होता है, यहाँ पर मस्तिष्क होता है खोपड़ी में, तो मस्तिष्क से सारी जो क्रियाएं विधि होती है इस बैकबोन के अंदर से, और जिसे हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड इसी बैकबोन यानी मेरुदंड के अंदर होती है। और यहीं से क्या होता है, पूरे संपूर्ण शरीर को केंद्रित किया जाता है या उसे नियंत्रित रखा जाता है। और ज्यादा कर डिटेलिंग में अगर यहाँ से इतना चीज आप लोगों को ऐसा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जब मैं आपको तंत्रिका तंत्र वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा वहां पर ये वाली सारी चीजें आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल हम जंतु जगत का वर्गीकरण देख रहे हैं। चलिए अब कोशिका की संख्या के आधार पर भी हमने जीवों को वर्गीकृत किया। सबसे पहले हमने किसके आधार पर, यानी उनकी बैकबोन को ध्यान में रखकर क्या करा था, उनको
हमने वर्गीकृत किया था। मतलब किस तरीके से, बिग बोन पाए जाने वाले और बिग बोन नहीं पाए जाने वाले, यानी कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा वाले समूह के अंदर। अब हम देख रहे हैं कोशिका की संख्या के आधार पर कि कितने प्रकार की कोशिकाएं मिलती है और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कोशिका की संख्या के आधार पर हमने जीवों को दो रूपों में मुख्यतः बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई विशेष यहाँ पर दुविधा नहीं हो रही होगी कि एक कोशिकीय समूह का मतलब क्या होता है या एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है। तो ऐसा जीव जो मतलब जिसका पूरा शरीर, पूरा कामकाज केवल एक ही कोशिका में चलती है, ये एक कोशिका है, इसी के अंदर न्यूक्लियस है, यही क्या होता है, कुल एक पूरा प्रॉपर जीव है। प्रॉपर जीव का मतलब क्या है कि यही खाना भी खाता है, यही भी उत्सर्जन भी करता है, यही श्वसन भी करता है और यही अपने जैसी संतानें भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या होगा कि ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव के अंदर जो फाइलम हमने रखा है वो संघ कौन सा रखा है, प्रोटोजोआ। यानी ऐसे सारे जीव जो कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं, उन सारे जीवों को हम प्रोटोजोआ संघ में पढ़ेंगे। जबकि बहुकोशिकीय को हमने कुछ अलग 9 हिस्सों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पॉरीपेरा संघ, सिलेंट्रेटा संघ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिटा और कॉर्डेटा। तो इन 9 समूहों के अंदर हमने क्या करा है, इसे विभाजित किया है। अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें देख के समझ में आ रही होगी कि जंतु जगत का जो वर्गीकरण है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी है और साथ ही साथ में एक लंबा भी प्रोसीजर है, लंबा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं सबको एक साथ में बता दूंगा। तो इस लेक्चर को छोटा, ताकि आप लोग ज्यादा आसानी से सारी चीजों को कवर कर सके, ज्यादा आसानी से समझ सके, इसलिए मैं इस लेक्चर को 2 पार्ट में आप लोगों के लिए डिवाइड करूंगा। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम प्रोटोजोआ को देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एक कोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव में भी हम प्रोटोजोआ संघ को पढ़ रहे हैं। सब क्लासेस उसकी कौन सी है, प्रोटोजोआ। अब चलिए, प्रोटोजोआ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी बार एग्जाम से हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग जो किसने किया था, गोल्डफस ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रोटोजोआ शब्द का उपयोग गोल्डफस ने किया था। इस संघ के सभी जीव साधारणतः एक कोशिकीय जंतु होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोटोजोआ के अंदर सारे के सारे एक कोशिकीय जंतु होते हैं। अब चलिए, इस समूह के कुछ प्रमुख लक्षण देख लेते हैं भैया कि क्या है कि अगर एक कोशिकीय जीव अगर ये है तो इनके क्या क्या लक्षण होंगे इस संघ के। तो इस संघ में सबसे साधारण एक कोशिकीय जीव है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही कोशिका है तो साधारण जीव भी होगा। ये बहुत ही छोटे या सूक्ष्म जीव होते हैं। उसका रीजन भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही कोशिका है तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी छोटी होगी। फिर अगला हम लोगों के लिए क्या है कि इस संघ के जंतु के शरीर में कोई अंग या ऊतक नहीं होता। अब यहां पर ये चीजें भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ रही होगी कि कोशिकाओं का एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, तो ये क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। और ऊतक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। अब जबकि यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को पता है कि इस प्रकार के जीव में तो केवल एक ही कोशिका होती है। अब जब एक ही कोशिका होती है तो बहुकोशिकीय होने का सवाल ही नहीं। अब जब कोशिकाओं का समूह नहीं होगा तो ऊतक नहीं होगा, ऊतक नहीं है तो अंग नहीं होंगे, तो कोई ऊतक या अंग नहीं होते हैं। अब इस संघ के जीव शरीर की बाहरी सतह के रास्ते से श्वसन या उत्सर्जन करते हैं। अब इसे कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे ये एक कोशिकीय जीव है कोई, ठीक है। अब इसको अगर श्वसन करना है, श्वसन मतलब क्या करना है कि इससे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लिए कोई विशेष रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि नाक होगी। क्या होगा कि ये सभी दूर से क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले सकता है या अपनी एक कोशिका के अंदर ले सकता है सभी दूर से। और ये किसके माध्यम से, विसरण यानी डिफ्यूजन के माध्यम से क्या कर सकता है, ये चीजें ले सकता है। साथ ही साथ में क्या हुआ कि जब इसने उत्सर्जी पदार्थ बनाए तो उत्सर्जी पदार्थ को भी इन्हीं पूरी त्वचा, पूरी इस कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या होगा, शरीर उसके कोशिका से बाहर भी निकाल सकता है। ओके,
अब इसके जीव द्रव में एक या एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, प्रोटोजोआ में कुछ जीव ऐसे भी देखे गए हैं कि ये कोशिका है, एक ही उसके अंदर केंद्रक दिख रहा है। कुछ जीव हमें ऐसे भी देखने को मिले जिसके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 6th पॉइंट कि ये स्वतंत्र परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब यहां पर ये स्वतंत्र का मतलब समझिएगा। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि एक ही कोशिकीय जीव है, यही क्या कर रहा है, खाना भी खा रहा है, यही क्या कर रहा है, अपना खुद का पालन पोषण कर रहा है और यही कोशिका का विभाजन भी कर रहा है, यानी अपनी ही जैसी संतति कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। अब परजीवी का मतलब यहां पर समझिए, परजीवी का मतलब क्या होता है कि ये खुद अकेला नहीं जिंदा रहे, मतलब इसके कुछ जीव खुद अकेले जिंदा नहीं रह सकते, किसी के साथ किसी के अंदर जिंदा रह सकते हैं। ओके, तो परजीवी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करने को परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना आदि। ठीक है, तो आप लोगों को डायग्राम में भी देख रहा होगा, ये किसका डायग्राम है, तो ये है अमीबा का डायग्राम। तो ये अमीबा है, इसी तरीके से ये है पैरामीशियम और ये है युग्लिना। तो युग्लिना के पीछे आप लोगों को ये टेल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, ये इसे फेलेंजस कहा जाता है। ठीक है, फेलेंजेला, एक्चुअली इसे क्या कहा जाता है, फेलेंजेला कहा जाता है, जो इस प्रकार के जंतुओं को पानी में तैरने में मदद करता है। ठीक है, ओके, आई होप सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। तो ये हमने देखा एक कोशिकीय जीव में प्रोटोजोआ संघ को। अब हमको बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में पढ़ना है। अब बहुकोशिकीय जंतुओं को तो हम लोगों को पता है 9 क्लासेस में डिवाइड किया है, तो उसकी पहली जो सब क्लासेस है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको बहुकोशिकीय जीवों को देखते हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय जीव समूह में आते हैं। इस समूह को पुनः 9 भागों में विभाजित किया है, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, चलिए ये पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीव में पहला फाइलम हम देखते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, अब पॉरीफेरा के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों को याद रखना है कि पॉरीफेरा शब्द जो है ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर और किस किस से मिलकर बना है, पोरस और पोर। ठीक है, या फेरो टू बियर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ हुआ होता है, क्या है इसका अर्थ, छिद्र धारक, अर्थात इनका संपूर्ण शरीर छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनके ऊपर काफी सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जिससे मैं आप लोगों के लिए आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इस तरीके से मैं इसका एक डायग्राम भी आप लोगों के लिए लाया हूं। तो ये है पॉरीफेरा, ये मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो कि सभी के ऊपर ये जो आप लोगों को छिद्र दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, देखिए ये वाले छिद्र यहाँ पर, आई होप चीजें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये वाले छिद्र, तो इन छिद्रों के ही वजह से इन्हें पॉरीफेरा कहा जाता है। काफी सारे छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी समूह के कुछ लक्षण हम देख लेते हैं। तो क्या लक्षण है, इसमें सभी जंतु जो होते हैं खारे पानी में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉरीफेरा संघ के जितने भी जीव हमने देखे हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलेंगे, मरीन लाइफ जीते हैं। अब अगला देखते हैं, इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। इसके क्वेश्चंस रेलवे में काफी बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्टिया निम्न में से किस जंतुओं या किस फाइलम में पाया जाता है, तो पॉरीफेरा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आप लोगों से ये रेलवे वगैरह में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के, तो आपको अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके रखना है। अब इन्हीं छिद्रों से, अब ये छिद्र होते हैं तो आखिर क्यों होते हैं, तो इन्हीं छिद्रों से जल, ऑक्सीजन, भोजन इनके शरीर के अंदर पहुंचता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये तो इस तरीके से रहते हैं। अब जैसे समुद्र का पानी बहता है तो ऑटोमेटिकली जो पानी होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज करता हूं ताकि चीजें क्लियरली दिखे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली ये जो पानी का बहाव होता है यहाँ पर आता है, इसके अंदर घुसता है और इसके अंदर बस चक्कर लगा के वापस भी चले जाता है। अब बस यहीं से इस आने और जाने के ही फलस्वरूप क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं क्या काम करती है, जल
को जरूरत आवश्यकता अनुसार जल को ग्रहण करती है, जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करती है और जल में ही घुले भोज्य पदार्थ या लवणों का यूज करती है। तो इस तरीके से ये अपना खाना खाते हैं इन ऑस्टिया के माध्यम से, इन छिद्रों के माध्यम से। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं कि इन जीवों का आकार अनियमित होता है। अब आप लोग देख ही सकते हो कि कोई यहाँ पर मोटा दिख रहा है, कोई पतला दिख रहा है, कोई अलग शेप का, कोई अलग शेप का, तो अलग अलग तरीके के इनके शेप और साइज हो सकते हैं। ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इनका मतलब क्या है कि ये जीव जहां उग गए हैं उन्हें वहीं पर रहना पड़ता है। संघ पोरीफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना, स्पंज क्यों कहा जाता है। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए डायग्राम लाऊंगा, तब चीजें समझ में आएगी। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा साइकन, यूस्पेंजिया, इसके साइंस इसके। अब देखिए स्पंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए क्या है कि पॉरीफेरा में कुछ जीव तो इस तरीके के दिखते ही हैं, लेकिन कुछ जीव इस तरीके के भी दिखते हैं, यानी इस तरीके के दिखते हैं। जब इसे देखा जाता है बाहर से, जब इन्हें निकाला जाता है, देखा जाता है, तो ये बिल्कुल स्पंज के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे स्पंज भी कहा जाता है। बहुत बार इसे बात स्पंज भी कहा जाता है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए अब अगले संघ हम के तरफ हम बढ़ते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव के अगले संघ हम सिलेंट्रेटा की तरफ चलते हैं। चलिए अब सिलेंट्रेटा के बारे में हम क्या जान सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस संघ के जीवधारियों में एक गुहा होती है। अब एक गुहा का मतलब ध्यान से देखते जाइएगा। अगर देखिए ये गुहा का मतलब यहां पर समझिए, जैसे अगर हम मनुष्य की बात कर लेते हैं, तो अगर हम मनुष्य की बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर हम ये मनुष्य की बात कर लेते हैं तो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि खाना खाने का एक पूरा रास्ता होता है, और उसी तरीके से ये पूरी आहार नाल के नाल से क्या होता है, खाने को बाहर निकालने का भी एक विशेष स्थान होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिस रास्ते से खाना जाता है और खाने को या उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अलग रास्ता होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है, एक ही गुहा पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि खाने का रास्ता तो है, लेकिन वो आगे जाके कहीं पर खुला हुआ नहीं, खुला पैक हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसी रास्ते से खाना खाएंगे और इसी रास्ते से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालेंगे। या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मुंह से ही खाना खाएंगे और मुंह से ही क्या करेंगे, अपना मल को भी त्यागेंगे, ठीक है। तथा केवल एक ही छिद्र होता है जो मुख और गुदा दोनों की तरह कार्य करता है। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पर, यही चीज आप लोगों को क्लियरली समझनी थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के जीवधारियों के शरीर में स्पर्शिकाएं होती है, जिनके अग्रभाग में 10 कोशिकाएं होती है, ठीक है। अब देखिए 10 का मतलब है 10 नहीं है, 10 एक अलग तरीके की कोशिकाएं मैं अभी बताऊंगा, जिसके माध्यम से ये शिकार करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके को समझिएगा, ये है सिलेंट्रेटा। अब देखिए यहां से ये स्पर्शिकाएं का मतलब क्या होता है, स्पर्शिकाएं का मतलब ये होता है कि इनके ये जो आगे ये जो जाल जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं ना, इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, जिसके माध्यम से इनको पता चल जाता है कि कोई हमसे टकराया है, ओके। तो ये स्पर्शिकाएं इसे कहा है। अब आगे ये जो 10 कोशिकाएं लिखा हुआ है ना, 10 कोशिकाएं को मतलब क्या है कि यही इन पूरे हिस्सों को ही 10 कोशिकाएं कहा जाता है, और इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। इसका मतलब कोई शिकार आ जाता है तो ये इसे अपने चारों तरफ जकड़ लेते हैं और जकड़ने के बाद अपना पोषण इनसे प्राप्त करते हैं। चलिए इनके प्रमुख लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि इस संघ को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, इसे ही सिलेंट्रेटा संघ कहिए या इसे ही निडेरिया कहिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए। इस संघ के जीव मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन प्राणियों की रचना धागे की तरह होती है, ये दिख ही रहा है आपको। इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इनके अंदर कोई कलरफुल ब्लड नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन इनके माध्यम से, देखिए अब ये वो एक जो गुहा वाला मैंने बताया था ना, सिर्फ इतना ही वो गुहा होता है। अब इनके पूरे शरीर के अंदर छोटी छोटी वायु नलिकाएं फैली होती है, जिनके माध्यम से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ नहीं पाया जाता। इसका मतलब कोई स्पेशल इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, सांस लेने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ना ही कोई उत्सर्जन तंत्र है,
ठीक है, ना ही परिसंचरण तंत्र, मतलब परिसंचरण तंत्र मतलब हृदय वगैरह नहीं है, ब्लड वगैरह नहीं है कि परिसंचरण कर सके। अब इनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। लैंगिक का मतलब कुछ जंतु इसके अंदर कैसे करते हैं, लैंगिक प्रजनन मतलब मादा और स्त्री मिलकर मादा और पुरुष मिलकर अपने बच्चों को, नई संतानों को उत्पत्ति करते हैं। जबकि अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोई ये जीव है, यही 2-3 भागों में बंट के अलग अलग जीवों को उत्पत्ति कर देता है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहेंगे। चलिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हाइड्रा, ओलेरिया, जेलीफिश, मूंगा आदि। ठीक है, अब इसके बारे में एक स्पेशल फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी भी है, नॉलेजेबल भी है। अब ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ के बारे में आपने सुना होगा, कहां सुना होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है, यानी पूरे सिलेंट्रेटा ने ही ये बड़े लंबे जो 4000 किलोमीटर के बीच में ये एरिया में फैले हुए हैं। ठीक है, मतलब इसका इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर ये फैले हुए हैं, और ये सारा का सारा इन्हीं छोटे छोटे जीवों ने बना डाला है। अब ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि अपने मुख से कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं, इसी से इसका निर्माण हुआ है। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी तादाद में और काफी आसानी से इन्हें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, तो इसलिए इनकी बहुतायत यहाँ पर मिलती है। और ये है ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ के एक समुद्र के अंदर की एक संरचना का। ऑस्ट्रेलिया में तो अब काफी इसे क्या है कि थोड़ा सा मतलब एक घूमने वाला स्थान भी घोषित कर दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे टूरिज्म यहाँ से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और यहाँ पर उनके साथ जो गाइड रहते हैं उनको डाइवर्स वो उनको समुद्र के अंदर ले जाते हैं और इस जगह को दिखा के लाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य वाला स्वरूप बन चुका है। ठीक है, और ये सारा का सारा, ये जितने भी चीजें आप देख रहे हो सब कुछ उस छोटे से जीव सिलेंट्रेटा ने बनाई है, लेकिन ये सब कुछ लाखों सालों के दौरान हुआ है। आई होप काफी अच्छी तरीके से ये चीजें आप लोगों को अब याद रहेगी। चलिए अब तीसरा संघ हम देख रहे हैं बहुकोशिकीय जीव का, जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं के हम प्रमुख लक्षण अगर देख लेते हैं तो इनका शरीर चपटा होता है। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। पाचन तंत्र विकसित नहीं होता। ठीक है, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पाचन तंत्र का मतलब क्या होगा, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरीके से कोई विशेष इसके अंदर पाचन तंत्र नहीं होता। उत्सर्जन जो होता है वो फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, काफी अच्छा तथ्य बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस संघ के जीव उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब समझ में आ रहा होगा। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि एक ही जीव के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के ही लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं या लिंग पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही उभयलिंगी कहा जाता है। इनके अंदर कंकाल, श्वसन अंग, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। कंकाल का मतलब कोई हड्डी वाला स्ट्रक्चर भी विकसित नहीं होता, श्वसन अंग कोई नहीं होता, यानी फेफड़े वगैरह भी नहीं होते, परिसंचरण तंत्र मतलब हृदय और रक्त नहीं होता। तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन बड़ा साधारण होता है। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तंत्रिका तंत्र को थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जैसे आप लोगों को क्या हुआ कि अचानक से कोई चीज, अगर मान लो कि अगर अचानक से आपके एक दोस्त ने आप लोगों को चुटी काटी, ठीक है, चिमटी काटी। अब जैसे चिमटी काटी तो उसके बाद अचानक से आपका हाथ हट जाता है, ये बड़ी फास्ट प्रक्रिया होती है। या फिर क्या होता है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलते जब जैसे ही आपके पास बॉल आ रही होती है तो आपके तुरंत रिफ्लेक्स होते हैं उस बॉल की तरफ, तो ये बड़ा तेजी से फास्ट होता है, क्योंकि हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र बहुत अच्छा विकसित होता है। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर तंत्रिका तंत्र बड़ा साधारण होता है, मतलब होता तो है लेकिन वो इतनी जल्दी रिफ्लेक्सेस नहीं दे पाते हैं, बस ये डिफरेंस है। संवेदी अंग विकसित नहीं होते हैं। भाई संवेदी अंग का मतलब वही है जैसे हम छू लेते हैं, छूने के बाद हमें ठंडा, गर्म, इन सारे चीजों का पता लग जाता है। ठीक है, स्वाद वगैरह, तो ये सब संवेदी अंग होते हैं, तो संवेदी अंग भी इनमें विकसित नहीं होते। अब इनके अधिकांश जीव जो होते हैं परजीवी होते हैं। अब परजीवी का मतलब मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में पहले बता चुका हूं। दूसरों के ऊपर रहते हैं, दूसरों के शरीर के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं।
चलिए, इनका शरीर कोमल होता है, कोमल का मतलब बड़ा मुलायम, बड़ा नाजुक सा होता है, एवं आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। ओके, आकृति क्या होती है, अलग अलग टाइप्स के देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हो जाएंगे, प्लेनेरिया, फ्रीताक्रम, लीवर, फल्योक और टीनिया। चलिए देखते हैं इसके कुछ डायग्राम, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से याद रहे। तो ये है प्लेनेरिया, तो ये एक प्लेनेरिया का ड्रॉ है, ठीक है। फिर ये है एक क्या है, फीताक्रम, ठीक है, ये है फीताक्रम। अब ये एक्चुअली क्या है कि ये कहां पर है, तो ये छोटी आंत में या बड़ी आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों जगह क्या होता है, इंसानों के शरीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम बहुकोशिकीय जीव के अगले संघ, यानी हम देख रहे हैं चौथे समूह, जिसका नाम है जो चौथे सब क्लासेस एक्सके हेलमिंथीज। चलिए इस समूह के जंतु के प्रमुख लक्षण देखते हैं कि इन कृमियों का शरीर क्या होता है, गोल होता है। अच्छा देखिए, कृमियों का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है, कृमियों का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से लंबा आकार, इस लंबे आकार को कृमि कहा जाता है, ठीक है। तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। मतलब गोल का मतलब समझ पा रहे हो ना, कि इस तरीके से गोल गोल इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, लंबा होता है लेकिन गोल होता है, जिससे जिसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण होता है। अब क्यूटिकल एक तरीके का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि इनके ऊपर एक आवरण, एक परत जैसा बनाता है। पूर्ण विकसित इनके अंदर आहार नाल होती है। इसका मतलब पूर्ण विकसित का मतलब क्या होता है कि अब खाना इस रास्ते से खाते हैं और उत्सर्जी पदार्थों को गुदा द्वारा बाहर निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मुख और गुहा दोनों ही उपस्थित होंगे। या एक लिंगी होते हैं, अब समझ में आ ही रहा होगा। एक लिंगी का मतलब क्या होगा कि स्त्री वाले गुणों वाले जीव अलग और पुरुष वाले गुणों वाले जीव अलग होते हैं। उत्सर्जन जो होता है उसमें प्रोटेनोफीडिया के द्वारा इसके अंदर उत्सर्जन होता है। चलिए चीजें याद रह पाए तो अच्छी बात है, बाकी ये समझने वाली बातें हैं। चलिए अगला क्या है, परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता। यानी परिसंचरण तंत्र नहीं है, इसका मतलब कोई ब्लड नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, श्वसन तंत्र नहीं होगा, ठीक है, यानी लंग्स नहीं होंगे, परंतु तंत्रिका तंत्र इनके अंदर विकसित हो जाता है। अब मतलब बड़े तेजी से इनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, आहार नाल स्पष्ट होती है, जिसमें मुख और गुहा दोनों ही उपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण है गोल एस्केरीज, थ्रेड वर्म, वुचेरिया, हुक वर्म, पिन वर्म आदि। अब देखिए यहां पर ये चीजें हैं, तो ये किसका है, तो ये है थ्रेड वर्म और वुचेरिया का। ये आप वुचेरिया, आप थ्रेड वर्म, पिन वर्म वुचेरिया के हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये देखते हैं कि एंटेरोबियास, यानी जिसे पिनवर्म या थ्रेडवर्म भी कहा जाता है, ठीक है, ये वही है। अब ये कहां, तो ये आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों के गुदा में पाए जाते हैं। अब छोटे बच्चों के गुदा में ये देखने को मिलते हैं। इनसे बच्चों में क्या होता है कि काफी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियां भी होती है। कुछ बच्चे इसी की वजह से रात में पेशाब भी कर देते हैं। ये छोटी आंत में पाए जाते हैं बच्चों के, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, जिसे इसे ही पेट के कीड़े भी कहा जाता है। तो पेट के कीड़े इन्हीं को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे किस तरीके के होते हैं, तो ये जीव परजीवी पोषण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहते हैं। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहां तक हमने एस्के हेलमिंथीज को देखा। आई होप ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहां पर अब बाकी के जो सब क्लासेस बचे हुए हैं, 4 हमने देख चुके हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव के 4 संघ देख चुके हैं और प्रोटिस्टा समूह हमने देखा है। अब बाकी के बचे हुए समूह को मैं अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाता रहूं। साथ ही साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एग्जाम कौशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो डाला जाए यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।